अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग हिस्टोन की जो पैकेजिंग पढ़ चुके थे कि हिस्टोन की पैकेजिंग और हिस्टोन क्या है। हम लोग डीएनए की पैकेजिंग पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोगों ने क्लियरली ये बात पढ़ा हुआ था बेटा कि हिस्टोन की पैकेजिंग जो है वो सिर्फ एक बार में नहीं होती है, मतलब एक लेवल पे हिस्टोन की पैकेजिंग नहीं की जाती है, 3 लेवल से हिस्टोन की पैकेजिंग होती है और वो तीनों लेवल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक लेवल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें और भी एडिशनल मुझे करनी थी क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया था। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था हिस्टोन के बारे में और ये भी पढ़ लिया था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का जो हिस्टोन की पैकेजिंग है वो दोनों सेपरेटिव मोड में है, बट हम पढ़ते भले एक हैं लेकिन वो अलग अलग है और वहाँ पर अलग अलग प्रोटीन्स के इनरोलमेंट भी हम लोगों ने देखा था। बट यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कि हिस्टोन की पैकेजिंग, मतलब हिस्टोन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हिस्टोन हमने पढ़ा है वो कैसे पैक होता है और कितने बेस पेयर का होता है, कैसी कॉइलिंग होती है, कैसे बना हुआ है, ये हम लोग वहाँ पर भी देखे थे, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखेंगे। आज फर्स्ट लेवल को लेकर के चलेंगे क्योंकि जो बच्चे नहीं किए हैं वीडियो प्लीज़ वो पहले देख करके आए 2 वीडियो, उसके बाद ये वीडियो करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेवल को हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सेकंड लेवल का मेन पर्पस है और फर्स्ट लेवल में हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोसोम की असेंबली वो कैसे होती है। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि हिस्टोन के बारे में कि हिस्टोन एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है, जैसे अभी इस बार नीट के 2021 का जो पेपर हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आप हमेशा देखोगे तो आपको नीट पे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि हिस्टोन, अगर आपको पता है कि हिस्टोन एक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है और उसके बारे में, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसके लिए बुक अगर आप अच्छा प्रेफर करना चाहते हैं तो ये बुक, जिस बुक से मैं पढ़ाती हूँ वो आपका लैनेंजर है, वॉट एंड वोइट है और आपका जीन है, ये सभी बुक्स में। बट अभी आप फिलहाल इंडियन राइटर की भी बुक्स देख सकते हैं। और अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग नीट के लिए अगर हम बात करें तो आपको एक ट्रूमेंस बुक है जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करती है, तो उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि डीएनए की पैकेजिंग जो है, इसके पहले हम लोग डीएनए के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हिस्टोन क्या था, कैसे था। हिस्टोन एक क्या था, प्रोटीन था, बट हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सी टाइप का प्रोटीन था बेटा, वो ग्लोबुलर प्रोटीन था। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो सरफेस पे पाए जाते हैं। तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन, हिस्टोन जो प्रोटीन कहने से काम नहीं चलेगा, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, और वो ग्लोबुलर प्रोटीन है तो किसी न किसी अमाइनो एसिड से बना होगा। वो कौन से अमाइनो एसिड थे जिससे हिस्टोन बना हुआ था, तो हमें पता चला कि हिस्टोन एक ग्लोबुलर पॉजिटिवली चार्ज्ड और बेसिक प्रोटीन है। अब बेसिक कहने का मतलब, क्योंकि कई ऐसे डेट जब आप अमाइनो एसिड पढ़ोगे, मैंने अमाइनो एसिड का भी लेक्चर अपलोड किया है, तो अमाइनो एसिड की कई टाइप हैं, है ना, और वो कई टाइप में आता है, नॉन पोलर, पोलर, ये नॉन पोलर है, पोलर है, एरोमेटिक है और बेसिक है, एसिडिक है। तो हमें यहाँ पर बेसिक अमाइनो एसिड 3 टाइप के होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लेकिन जो आपका यहाँ पर हिस्टोन है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन गलत करके आएंगे कि 3 बेसिक याद करके जाएंगे तो 3 बेसिक अमाइनो एसिड है ना, लेकिन हिस्टोन जो है वो सिर्फ 2 बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, ये लाइसिन और आर्जिनिन से मिलकर के बना होता है। आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ा हुआ था कि हिस्टोन जो है वो क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हमें जिस माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये जो पैकेजिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए, ये आपको दिख रहा है कि स्टोन है और इस पर क्या है, डीएनए रैप है। अब हमें यहाँ पर ये पढ़ना है कि ये रैपिंग, ये जो रैपिंग हुई है डीएनए पर, ये मान लेते हैं ये डीएनए है और ये स्टोन है और इस पर क्या है, हमने डीएनए को क्या किया, कॉइल किया, रैप किया है। ये रैपिंग कितनी बार होती है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आता है 2 बार। मतलब पूरी तरह से 2 नहीं बोल सकते, एक कंप्लीट हो, एक पूरी कंप्लीट रैपिंग होती है और दूसरे टाइम पे आकर के वो थोड़ी सी आकर के यहाँ पर इनकम्प्लीट होती है। तो उस तरह इस यहाँ पर हम बोलते हैं कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो 2 बार में होती है। ठीक है, अब ये जो पैकेजिंग है वो राइट ऐसे हुई है, लेफ्ट हैंडेड हुई है कि राइट हैंडेड हुई है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो हम क्या बताएंगे कि डीएनए की पैकेजिंग जो है वो हमेशा किस तरफ होती है, लेफ्ट हैंडेड होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड होती है आपकी नेगेटिव ये डीएनए की पैकेजिंग। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये निगेटिवली कॉइल्ड है, पॉजिटिवली कॉइल्ड है। तो याद रखिएगा निगेटिवली सुपर कॉइल्ड आपका डीएनए यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो हम पूरा पढ़ते हैं कि
जो मोनोन्यूक्लियोसोम कहने का मतलब एक न्यूक्लियोसोम, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मोनोन्यूक्लियोसोम कहने का मतलब अभी एक न्यूक्लियोसोम की बात कर रहे हैं जो डीएनए और हिस्टोन बनाए। अगर कई ढेर सारे न्यूक्लियोसोम आएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोसोम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ अगर मोनोन्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो वो कितने बेस पेयर का होता है, 200 बेस पेयर का होता है। और हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा है कि दो H2 H3 दो H4 और दो H2A और H2B का ये बना हुआ है, ठीक है, ये एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एन टर्मिनल आपको कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एन टर्मिनल जो है आपको वो बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, और ये एन टर्मिनल बाहर की तरफ, ये पूछा जाता है कि कौन सा टर्मिनल बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, तो आप बताते हो एन टर्मिनल। अब ये एन टर्मिनल जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, वो एन टर्मिनल बाहर की तरफ जो प्रोजेक्टेड है वो क्यों प्रोजेक्टेड है, क्योंकि अभी हमें एक और चैप्टर पढ़ना रहता है हिस्टोन का मॉडिफिकेशन। अभी तो बन रहा है ना, बट उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पर मतलब आगे कभी पढ़ेंगे। तो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन कहने का मतलब एन टर्मिनल जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसका हम मॉडिफिकेशन कराते हैं, और वो मॉडिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हम क्या कराते हैं, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं, या मिथाइलेशन करा सकते हैं, एसिटाइलेशन करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कराते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम हिस्टोन का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्टोन एक प्रोटीन है और प्रोटीन का क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, जब ट्रांसलेशन हो जाता है तब किया जाता है। तो यहाँ पर जो एन टर्मिनल है अगर वो बाहर की तरफ है और वहाँ पर इस एन टर्मिनल को क्लीव करने के लिए एक एंजाइम आता है। एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पर जो एंजाइम है वो प्रोटीएज है। जब भी लास्ट में एज मिलेगा, लास्ट में कभी भी आपको एज लिखा हुआ मिले तो आप तुरंत समझ जाना कि वो क्या है, एंजाइम है। अब जैसे प्रोटीएज तो प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए है, डीएनए को ब्रेक करने के लिए, आरएनए को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर एक एंजाइम है जो प्रोटीनेज नेचर का होता है, जैसे ट्रिप्सिन। अब जब कभी आप अमाइनो एसिड आगे फ्यूचर में पढ़ोगे तो ये ट्रिप्सिन अमाइनो एसिड जो है वो स्पेसिफिक होता है अपने किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कट करने के लिए। वो कौन सा है, ये हमेशा एन टर्मिनल पर ही एक्ट करता है ट्रिप्सिन। कई ऐसे मिलेंगे जो कई ऐसे होंगे जैसे काइमोट्रिप्सिन हो गया और भी बाकी सारे एंजाइम्स मिलेंगे जो कि आपको क्या करने का, सी टर्मिनल को कट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये भी दिमाग में रखना है कि जो ट्रिप्सिन है वो एन टर्मिनल पे एक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर हम ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं प्रोटीएज में। और ये किस अमाइनो एसिड को कट करता है, लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि आप हिस्टोन में पढ़ रहे हैं कि वो लाइसिन और आर्जिनिन से मिलकर बना है, इसलिए ये एन टर्मिनल पे लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड को क्या करता है, कट करता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो H3 और H4 हम लोगों ने बात किया था ना, H3 H4 H2A H2B से मिलकर के बना है। तो ये जो H3 H4 है वो कंजर्व है, मतलब इवोल्यूशन के दरमियान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कंजर्व रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। और H2A H2B ये कंजर्व नहीं होते हैं। H1 की अगर हम लेंथ की बात करें, जैसे H1 जो है, H1 क्या था आपका, लिंकर डीएनए था। हम लोगों ने बात किया था ना, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ H1 जो कि क्या है आपका, लिंकर डीएनए है। लिंकर डीएनए ये एक हिस्टोन कोर का पार्ट कौन कौन है, H3 H4 H2A H2B, लेकिन लिंकर जो है हिस्टोन कोर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये एक लिंकर डीएनए है जो कि इन दोनों को क्या करता है, लिंक करता है। अब यहाँ पर दिमाग में रखना है कि जो लिंकर डीएनए है वो कितने बेस पेयर का बना हुआ है, 20 से 60 बेस पेयर का ये बना हुआ है, और ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल करने का मतलब चेंज होता रहता है। अब चेंज कहने का मतलब कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, अगर फॉर एग्जांपल अब आप लेनेंजर की बुक में क्लियरली आप इस चीज़ को देख सकते हो कि ह्यूमन की बात करेंगे तो अप्रॉक्स 185 से 200 बेस पेयर का होता है, बल्कि आप ड्रोसोफिला में देखो चेंज हो गया, 180 हो गया। तो थोड़ा सा वेरिएशन हमें H1 में देखने को मिलता है, बल्कि H2A H2B में हमें वेरिएशंस नहीं देखने को मिलते। अब क्वेश्चन आता है बेटा, थोड़ा गेट भी और बाकी सभी की भी अगर हम बात करें तो इस लेवल पे पूछा जा सकता है कि आप हमें मॉलिक्यूलर लेवल के, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आप हमें ये सारे जो हिस्टोन के ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर हैं और लिंकर डीएनए, उसको हमें बताइए कि मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये कितना कैसे अरेंज होंगे। अगर ये क्वेश्चन कभी आता है तो अगर आप लेनेंजर में क्लियरली अगर ये चार्ट देखना चाहोगे तो आपको क्लियरली ये चार्ट दिखेगा कि H1 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, H3 का, उसके बाद H4 H2A का, फिर देन H2B का, देन H4 का। तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कभी अरेंज करने को कभी नहीं आया अभी तक क्वेश्चन, अगर आता है तो आप कर सकते हो। अगर हम बात करें लाइसिन और आर्जिनिन रिस, तो क्या ज़रूरी है कि वो सारे में लाइसिन और आर्जिनिन का कंटेंट एक ही रहेगा,
वेरिएशंस होते हैं, चेंज होता रहता है। तो लाइसिन और आर्जिनिन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होते हैं वो H1 में होता है, देन H4 में, H3 में, H2B और H2A में। ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया गया हुआ आपका मैंने एक क्वेश्चन निकाल के इस तरह से ऐसे पुट किया है, बट प्रॉपर लैनिंजर की बुक में ये आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि जो हिस्टोन की पैकेजिंग जो फर्स्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बीड्स ऑन स्ट्रिंग, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया था कि जब भी इस तरह की हम बात कर रहे हैं कि स्टोन डीएनए पर रैप है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्रोमैटिन, है ना। जो क्रोमैटिन है वो क्या है, लेस कंडेंस फॉर्म है। डीएनए का क्या है, लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन जो है वो लेस कंडेंस फॉर्म है और कैसा दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। और ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम किस माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, तो हमेशा क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत कम जगह बताया जाता है पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना, आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं कहीं न्यूक्लियोसोम का बेस पेयर क्या मिलता है, 200 बेस पेयर, कहीं कहीं आप देखते हैं 165 और कहीं कहीं आप देखते हैं 147 बेस पेयर। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये तो समझ नहीं आ रहा है कि कहीं 200 है, कहीं अभी आपने 200 बताया, फिर अभी आप 147 बता रही हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर क्लियरली इसको बताने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने ये बात बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस एंजाइम एक होता है जो कि स्टेफेलोकोकस से किया गया, आपको निकाला गया एक एंजाइम है जिसको एम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये एक एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम को क्या चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए पर्टिकुलर, है ना। हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बेटा हर एक कैप का, जैसे ये मार्कर है, इसका एक कैप है, तो ये इसका क्या है, मार्कर क्या है, उसके लिए एंजाइम है। और ये कैप का ये साइड क्या है, उसका पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, जहां पर ये कैप आकर के क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है। बट इनकी बाइंडिंग ऐसी है कि आप इनको निकाल सकते हो, बंद कर सकते हो, राइट। मतलब ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व है, आपका नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है। अब ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड की जो बात करें वो एक तरह का वीक बॉन्ड है, अभी हम इसको बताते हैं डिटेल में इरेज करके। ये जो एंजाइम है, हर एक एंजाइम का, हर एक पेन का भी आप छोटी वाली पेन लेंगे तो उस छोटी वाली पेन का अपना एक कैप, अगर आप उसके पेन को कैप को यहाँ लगाएंगे तो क्या वो फिट होगा, नहीं होगा। तो वैसे ही हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है और ये एंजाइम बहुत नॉन स्पेसिफिक नेचर का है। तो यहाँ पर एंजाइम क्या है, आपने लिया है एंजाइम लिया है माइक्रोकोकल न्यूक्लियस, और सबस्ट्रेट क्या है, हर एक एंजाइम का अपना एक सबस्ट्रेट होता है। तो हमने क्यों माइक्रोकोकल न्यूक्लियस को ही लिया है मोनोन्यूक्लियोसोम फॉर्म करने के लिए, मतलब एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि इसका जो सबस्ट्रेट है वो डीएनए है या तो आरएनए है। तो डीएनए या आरएनए इसका सबस्ट्रेट है, इसलिए हमने इस एंजाइम को लिया है। अब यहाँ पर आते हैं ये जो मोनोन्यूक्लियस, अब यहाँ पर मोनोन्यूक्लियस कहने का, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब हम यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे तो इसीलिए हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ मोनोन्यूक्लियस जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है, पहले 200 बेस पेयर का मोनोन्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये H1 भी है, ये एंजाइम इससे भी बाइंड करता है, हिस्टोन ऑक्टामर से भी और H1 से भी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पर 200 बेस पेयर का क्या किया जा रहा है, ये जो H1 निकला हुआ पार्ट है इसकी हम क्या करें, ट्रिमिंग कर दे रहे हैं। मतलब जैसे आप अगर अपना हेयर है, हेयर को फोल्ड करें और हेयर को फोल्ड करने के बाद आप एक्स्ट्रा हेयर को बाहर की तरफ देखते हैं तो उस हेयर को क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देते हैं, है ना। तो आप ट्रिमिंग करवाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो ये H1 निकला हुआ है उसकी क्या की जा रही है, ट्रिमिंग की जा रही है, इंड ट्रिमिंग, मतलब जो इंड्स पर निकले हुए हैं उनकी क्या की जा रही है, ट्रिमिंग की जा रही है। तो यहाँ पर जो इंड है उसकी ट्रिमिंग की जा रही है। तो आपको जैसे ही ट्रिम करते हो वो 200 बेस पेयर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 165 बेस पेयर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो 165 बेस पेयर जो आप बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं। अब भी यहाँ पर इंड पर कुछ निकला हुआ है, तो ये इंड पर जो निकला हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, फिर से ट्रिम करेंगे। अब यहाँ पर पूरा जो पर्टिकुलर हमें मिलेगा वो कितने बेस पेयर का मिलता है, 147 बेस पेयर का हमें कोर हिस्टोन प्रोटीन या कोर हिस्टोन पार्टिकल हमको मिल जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्लियरली फर्स्ट पैकेजिंग में क्लियरली दिख रहा है कि 147 बेस पेयर का स्टोन कैसे फॉर्म हुआ है। आपने ट्रिमिंग करा दी, 200 बेस पेयर को आपने क्या कर दिया 165 में, 165 को और कट किया तो फिर कितने में आ गया 147 बेस पेयर का। तो आपको कंप्लीट जो स्टोन मिलता है वो आपको क्या मिलता है 147 बेस पेयर का आपको स्टोन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो रैपिंग हो रही है वो रैपिंग के लिए न्यूक्लियोसोम की असेंबली की ज़रूरत पड़ती है। अब ये न्यूक्लियोसोम की असेंबली में पहले क्या होता है, फर्स्टली क्या होता है H3 और H4 टेट्रामर बनाते हैं, ये दोनों टेट्रामर का फॉर्मेशन करते हैं और हमेशा अपर साइड ही लोकेटेड होंगे। अब H2A H2B डाइमर बनाते हैं और लोअर साइड, तो पहले कौन आता है, ये आते हैं देन ये आता है। तो ये टेट्रामेरिक फॉर्म में होते हैं और ये डाइमेरिक फॉर्म में होते हैं, और ये हमेशा अपर होगा और ये हमेशा लोअर होगा। अब हिस्टोन और यहाँ पर जो बॉन्डिंग देखी जाती है, तो यहाँ पर आप हिस्टोन का जो माइनर ग्रूव, ये जो डीएनए का माइनर ग्रूव है, वहाँ से कौन जाकर के बाइंड करता है, वहाँ पर बॉन्डिंग जो देखने को मिलती है वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अब ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड कहने का मतलब कि वीक बॉन्ड है ना, और वीक बॉन्ड में कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आता है, और कौन सा बॉन्ड आता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और तीसरा आपका आता है, आप बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड। ठीक है, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, वैन डर वाल बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये सारे बॉन्ड आपके एग्जाम्पल हैं नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स के। ठीक है, तो यहाँ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में कई टाइप आते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड है। तो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो इन्वॉल्व हुआ है ये हाइड्रोजन बॉन्ड माइनर ग्रूव का आपका क्या इन्वॉल्व होता है, माइनर ग्रूव के तरफ 80 रिच रीजन्स होते हैं, और वहाँ पर अब डीएनए का क्या इन्वॉल्व होता है, फॉस्फेट ग्रुप पे यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जब भी, अब ये सब थोड़ा हम हटा दे रहे हैं, अब यहाँ पर तीसरी चीज़ क्या बची हुई है, यहाँ पर बचा हुआ है कि डीएनए जो टर्निंग कर रहा है, जो रैपिंग कर रहा है, वो रैपिंग 2 बार जो हो रही है, आप रैपिंग जो 2 बार दिखा रहे हो, और वो 1 टर्न पर कितनी बार रैप करता है। जैसे अभी आपने बनाया था ये स्टोन है, ये एक बार रैप किया, ये एक बार रैपिंग हो रही है, तो ये कितने बेस पेयर का है, 80 बेस पेयर का। ठीक है, अब ये अब दूसरी बार जो इसने किया रैपिंग किया है, अगर उसकी पूरी टोटल लेंथ निकालनी रही तो हम क्या कह रहे हैं, उसकी टोटल लेंथ की टोटल जो लेंथ आती है वो आती है 1.8 टर्न। ठीक है, ये आप कहते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, 140 से आपको ये ज़्यादातर 145 से 147 तक में बेस पेयर दिखता है, तो ये मॉडिफाइड है हमेशा किसी न किसी बुक में अलग। तो हम यहाँ 146 मान लीजिए लेके चल रहे हैं बेस पेयर, टोटल बेस पेयर कितने हैं 146 है, और 146 को अगर 80 से करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1.8 टर्न। इसका मतलब ये जो डीएनए है, ये जो स्टोन से रैप कर रहा है वो एक बार में तो 180 है, और दूसरे टर्न में हमको निकालना है तो 146 बेस पेयर जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, 146 या 147 बेस पेयर, उसको हम अप्रॉक्स निकालेंगे तो हमें टर्निंग पूरी टोटल मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो टर्निंग डीएनए की हो रही है नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड लेफ्ट हैंडेड, वो रैपिंग जो हो रही है वो कितनी है 1.8 टर्न आपकी रैपिंग है। ठीक है, तो ये रैपिंग आपको निकालने के लिए कभी कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आ जाता है, तो आप ये निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि मैम ये जो रैपिंग हुई है ये 146 बेस पेयर कैसे आया है, हमें थोड़ा ये बता दीजिए। तो हम ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि स्टोन का आपका टेल है, ये क्या है आपका टेल एरिया है, ये भी आपका क्या है, ये टेल है। ठीक है, ऐसे ही रहता है, आपको पता है, ऐसे, फिर ये ऐसे, इसी तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये टेल वाला एरिया है वहाँ पर कितने बेस पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, 13 बेस पेयर, और वहाँ H3 और H4 आ रहा है। अब यहाँ पर भी टेल की तरफ 13 बेस पेयर इन्वॉल्व है, जहाँ पर H3 और H4 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर बीच में देखेंगे तो यहाँ पर 60 बेस पेयर और 30 बेस पेयर का आपको देखने को मिलेगा। तो ये 60 बेस पेयर का क्या है, H3 और H4, जो कि 60 बेस पेयर बनाता है, और 30 बेस पेयर में H2A H2B इन्वॉल्व है। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 147 बेस पेयर का आपको डीएनए मिल जाएगा। आप जो बोल रहे हो बार बार इसको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डीएनए की पैकेजिंग का सेकेंड वाला लेवल और थर्ड लेवल, ठीक है। अब सेकेंड लेवल में आपको कितने बेस, अभी तक आपको क्रोमेटिन वाले स्ट्रक्चर में जिसमें आप न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ रहे थे, आपको पहले कितने बेस पेयर का मिला था? आप पहले बोले थे 2 नैनोमीटर का डीएनए था आपका, फिर कितना हो गया 11 नैनोमीटर का, ठीक है। फिर आपका कितना हो जाएगा 11 के बाद आपका 30 के बाद 300 के बाद आपका 700 के बाद आपका क्या हो जाएगा 1400। तो ये आपको एक क्वेश्चन, आपका एग्जाम था अभी हाल ही में जो हुआ है गेट बी का एग्जाम, जो कि आईआईटी के लिए कराया जाता है आपका ग्रेजुएशन के बाद, उसमें आपका डीएनए की पैकेजिंग से काफ़ी बहुत ही इजी और क्लास 12 बेस्ड क्वेश्चन बस पूछा गया था, उसमें आप इसको पढ़ सकते थे, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी तरह से पूछा गया हुआ, ठीक है। तो हमें इस तरह से, अब हम यहाँ तक 11 वाला तो पहुँच गए, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल में तो हमें 11 बेस पेयर का जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। अब सेकेंड लेवल पे पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग में, जिसको हम कहते हैं सोनोलॉइड मॉडल, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सोनोलॉइड मॉडल, ठीक। सोनोलॉइड मॉडल, ये सोनोलॉइड मॉडल कितने बेस पेयर का होगा बेटा? 30 आपका नैनोमीटर का आपका क्या होता है, 30 नैनोमीटर का ये मॉडल आपको देखने को मिलता है। अब ये मॉडल के अंदर 2 आते हैं आपको, एक आपको सोनोलॉइड मॉडल मिलता है और एक आता है जिगजैग मॉडल। तो सोनोलॉइड मॉडल जो होता है, सोनोलॉइड मॉडल मतलब सोनोलॉइड प्रोटीन्स के थ्रू यहाँ पर कितने हमें बेस पेयर मिलते हैं? सेकेंड लेवल ऑफ पैकेजिंग में सोनोलॉइड मॉडल डायरेक्टली पूछा गया है कि सोनोलॉइड मॉडल में कितने न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं। तो आप सोनोलॉइड मॉडल जो है वो स्फेरिकल अरेंजमेंट है इस तरह का, और यहाँ पर कितने ये न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं? 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं, ठीक है। 6 न्यूक्लियोसोम यहाँ पर क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। और ये 6 न्यूक्लियोसोम कैसे होंगे? जैसे स्फेरिकल अरेंजमेंट है ये, ठीक है। जैसे आप छोटे से बच्चे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर जैसे छोटे से बच्चे का आप हेयर को अगर फोल्ड करोगे, ऐसे घुमाओगे तो कैसा दिखेगा? वो आपने बीट्स लगा दिया, फिर घुमा रहे हैं तो वो सारे बीट्स कहाँ आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट है? आपका 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जब अरेंज हो जाते हैं तब आप यहाँ पर कितने नैनोमीटर फाइबर का आपका बनता है? 30 नैनोमीटर फाइबर का आपका बन जाता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 न्यूक्लियोसोम के अरेंजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसको हम सोनोलॉइड मॉडल का नाम दे रहे हैं। तो ये 6 न्यूक्लियोसोम का हम अरेंजमेंट बनाकर अभी आपको दिखाते हैं कि वो कैसे बनता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रैपिंग कर रहे हो, ये मान लेते 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये ऐसे नहीं, लीनियरली हम करते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट होता है वो सीक्वेंशियल होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? डीएनए कैसे रैप है, देखिए, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ रैपिंग हुई, फिर यहाँ पर हुई, मतलब लाइन बाय लाइन ये क्या हो रहा है? रैप हो रहे हैं ठीक है। तो इसीलिए इस 6 न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट को, जिसको हम सोनोलॉइड मॉडल कहते हैं, जिसमें 39 स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? यहाँ पर लेस कंडेंस फॉर्म आपको दिख रहा है, इसीलिए आप इस वाले यहाँ पर आपको कौन सा क्रोमेटीन देखने को मिलेगा? यू क्रोमेटीन। मैंने बात किया था, मैंने कहा भी था, जब हम मॉडल पढ़ेंगे सोनोलॉइड तो हमें वहाँ यू क्रोमेटीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डीएनए क्या है? लेस कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ डीएनए लेस कंडेंस फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो ये लेस कंडेंस फॉर्म में जो डीएनए आपको दिख रहा है, तो ये आप बोलते हो लेस कंडेंस है, इसीलिए लेस स्ट्रेन देते हैं, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शनली क्या है? एक्टिव है, मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर पॉसिबल है। और यहाँ पर जो सोनोलॉइड मॉडल में जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो आपका क्या होता है? यूक्रोमेटीन, मतलब लेस कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अब आपका 30 नैनोमीटर फाइबर में हमने 2 पढ़ा, एक आपका क्या था? ये सोनोलॉइड मॉडल जो कि 30 नैनोमीटर का था, लेकिन वो स्फेरिकल अरेंजमेंट था ना, कुछ ऐसा स्फेरिकल अरेंजमेंट था, 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज होते थे, तो उसको हम कहते थे सोनोलॉइड मॉडल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और दूसरा मॉडल जो कि बाद में यही सेलेक्ट हुआ, इसी मॉडल को सेलेक्ट किया गया था कि जो डीएनए है वो कभी भी 6 न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में नहीं अरेंज होते, वो जिगजैग फॉर्म में, जिगजैग कहने का मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो ये फॉर्म बाद में
चूज़ किया गया कि डीएनए इस फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिगजैग फॉर्म में अरेंज होता है। वो कैसे, जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि पर्टिकुलरली सीक्वेंशियल मैनर में आपका वहाँ पर क्या था, न्यूक्लियोसोम अरेंज था इस तरह, तो वहाँ पर प्रॉपर आपका ये बाइंडिंग ऐसे ऐसे करके हो जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका अनसिक्वेंशियल मैनर में यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, डीएनए अरेंज है। जैसे ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज है, 30 नैनोमीटर का ही फाइबर का ही आपको मिलेगा सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, जिगजैग मोशन में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कंडीशन बहुत डेंस है, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कौन सा क्रोमेटिन देखने को मिलता है, यू क्रोमेटिन, इसीलिए डार्क स्टेन हमें मिलता है। इसीलिए हमने कहा था इनएक्टिव जीन्स, यहाँ पर जीन्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कि डीएनए एकदम पैक है, तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए डीएनए का थोड़ा ओपन होना जरूरी है, तभी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वाला जिगजैग वाला जो है वहाँ हमें हेट्रोक्रोमेटिन देखने को मिलता है और सोनोलॉइड मॉडल में हमें यूक्रोमेटिन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर एक्चुअल में डीएनए की पैकेजिंग एक्चुअल में वहाँ पर बताया जाता है कि 30 नैनोमीटर फाइबर में हमें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग, जिसमें आप क्या देखते हो कि वहाँ कुछ और एडिशनल प्रोटीन्स आएंगे, क्योंकि अब हमें एकदम पैक करना है डीएनए को, है ना, डीएनए को धीरे धीरे करके क्या करना है, पूरा पैक करना है, कंडेंस करना है। तो उसके लिए कुछ और एडिशनल प्रोटीन्स आती है जो कि 300 नैनोमीटर फाइबर का अरेंजमेंट करती है, इसको हम कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और भी बहुत ढेर सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी जो कि 700 नैनोमीटर का फाइबर का सीक्वेंस बनाएंगे। उसमें स्कैफोल्ड्स प्रोटीन्स और कुछ कंडेंसिन, आपका कंडेंसिन और ये कोहेसिन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। ये कंडेंसिन और कोहेसिन प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, इसके बीच में जाकर के क्या करती हैं, कंडेंस करने का काम करती हैं, और कुछ क्रोमोसोम के आर्म्स में जाकर के इंटर करके ये क्या करती, कंडेंस करती हैं। तो ये वाला कोहेसिन और कंडेंसिन, ये सभी आप सेल बायोलॉजी का पार्ट है, वहाँ पढ़ोगे, वहाँ पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये 700 नैनोमीटर फाइबर के बाद ये क्या बनाता है, 1400 नैनोमीटर फाइबर का, क्योंकि क्रोमोसोम दो होते हैं, पेयर में होते हैं। तो कंप्लीट हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। अब ये हमें किस फेज में देखने को मिलेगा, सेल साइकिल के एम फेज के मेटा फेज में हमें क्लियरली हमारा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, डीएनए की पैकेजिंग, जो आज बहुत दिन से आप कह रहे थे, तो वो कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ पर हिस्टोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक हिस्टोन में क्या डिफरेंस है, किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, उन दोनों का डिफरेंस पढ़ा। फिर पैकेजिंग जो है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, वो आज हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। फर्स्ट पैकेजिंग में पढ़ाई चुकी थी, सेकेंड और थर्ड हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वो क्या है, उससे भी कई क्वेश्चंस आपके नीट में बने हैं, बीएससी में भी आता है, आपका 2 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। तो वो आप कैसे लिखेंगे, विथ नोट्स भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और भी जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप उसको बता सकते हो, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि उसको इनरोल करें, ठीक है। थैंक यू।